आई होप स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपके मोबाइल पे। देखिए यहाँ लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स यूजिंग सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दीज ग्रुप आर नोन एज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आपने आगे पीछे देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिए कभी, कि किस तरीके से लोग काम कर रहे थे। किसी ने किराने की दुकान खोली है तो कोई पोस्टमैन का काम करता है, कोई फार्मर एग्रीकल्चर का काम करता है, तो कोई कुल्ली का काम करता है, और कोई लेबर मिस्त्री जिनको कहते हैं वो काम करते हैं। अब सबका गोल एक ही होता है। व्हाट इज द गोल? द गोल इज टू अर्न, दिन चलेगा कि जो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, उसके लिए गुजारा करना। कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कुछ आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, गुड्स जिनको हम कहेंगे। तो लेकिन सबका काम ये है कि खुद भी कमाना, खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसी को कहते हैं, और इसी के पीछे आगे पीछे हमें सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। जैसा मैंने बोला, ये इकोनॉमिक्स पहले के टाइम पे, यानी कि जब हमने 10th 9th किया तो उस टाइम पे इकोनॉमिक्स होता ही नहीं था। अब ये इकोनॉमिक्स ऐड इसलिए किया 9th 10th में, सो दैट जो 11th 12th में कॉमर्स जो पकड़ते हैं उनको कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। बेसिक से कहने का मतलब है कि इस इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक ही देखने को मिलेगा, कोई आपको आपको हाई लेवल पे नहीं पढ़ाया जा रहा है जो आपके सर के ऊपर से चला जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन यानी कि उन सेक्टर्स को बात करेंगे, यानी कि इसको ये भी बोला जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के क्या क्या नेचर है। और इसी को दूसरे वर्ड्स में अगर हम पढ़ेंगे या समझेंगे, इसको कहा जाता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हालांकि सब इकोनॉमी में ऐसा ही होता है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे हम देखेंगे कौन से सेक्टर में हिंदुस्तान तीसमार खान बना हुआ है और कौन से सेक्टर में हिंदुस्तान की टाइम टाइम फिक्स हो चुकी है। तो अगर आपको ये आवाज आ रही है तो आप मुझे सब चैटिंग सेशन में बताओ कि आवाज आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो पढ़ने को कोई मतलब है नहीं। आ रही है? से यस। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिप्लाई। यस सर, ओनली वन स्टूडेंट इज रिप्लाइंग। अब कर रहे हैं ना सब रिप्लाई। जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, हाँ तो देखो अभी यहाँ पे हम सेक्टर्स ऑफ, अब चैप्टर शुरुआत हो रहा है। जो पहले था एक टीजर था, अभी ये मूवी स्टार्ट हो रही है। बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में तीन मेन सेक्टर्स की हम बात करेंगे। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन उंगलियों पे तीन सेक्टर याद रख लीजिए, गारंटीड है क्वेश्चन आने वाला है, एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो आप समझ लीजिए, जो रॉ मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल होता है वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो रॉ मटेरियल होता है, दैट कम्स इनटू द प्राइमरी सेक्टर। एक एग्जांपल देता हूं, इसकी एग्जांपल एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, बहुत सारी और भी हो सकती है, डेयरी है। एक एग्जांपल देता हूं ताकि हम एक एक गुड से हम सारी चीजें समझ सकें। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर केन। शुगर केन किस काम आता है? एवरीवन नोज, चीनी बनाने के काम। तो वो शुगर केन किस में से निकलता है? ऑफ कोर्स उसकी खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, तो दैट कम्स इनटू द प्राइमरी सेक्टर। ये है प्राइमरी सेक्टर, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हम उसको प्रोड्यूस करते हैं या उसको फिनिश करते हैं, फिनिश गुड में तब्दील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर। अब मैंने एग्जांपल दी शुगर केन की, चलो उसी को प्रोसीड करते हैं आगे। शुगर केन तो बना दे, लेकिन उसको क्या करेंगे, क्या उस डंडे का क्या करेंगे? उस डंडे को तो चबा चबा के थोड़ी खाएंगे। उस डंडे से बनती है चीनी, और उस चीनी को बनाने के लिए हमें भेजना पड़ता है उसको इंडस्ट्रीज में। उसको मतलब आगे कैसे बनेगा? वो मशीन के द्वारा बनेगी ना। तो यानी कि वो बेचने का प्रोसेस जो होता है, बनाने का प्रोसेस होता है, दैट इज कम्स इनटू द सेकेंडरी सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एग्जांपल कई सारी हो सकती है, हम अभी एक एग्जांपल को लेके समझ सकते हैं। शुगर केन, शुगर केन बना चीनी में, और वो चीनी बनने का प्रोसेस जो हम फैक्ट्रीज में उसको भेज रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाई जाती है। ओके, आई होप अंडरस्टूड। इधर एग्जांपल्स दी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यहाँ ये सब सारी चीजें किसमें आती है? सेकेंडरी सेक्टर में, जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो। अब चीनी भी बन गई। अब चीनी बनने के बाद क्या होता है? वो लोगों तक पहुंचती है। लोगों तक कैसे पहुंचती है? सर्विस के द्वारा, यानी कि गाड़ियों के द्वारा दुकानों तक पहुंचेगी, दुकानों के द्वारा आपके घर तक पहुंच सकती है। तो उसको कहते हैं टर्शरी सेक्टर। क्या कहते हैं? टर्शरी सेक्टर। यानी कि टर्शरी सेक्टर का काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग सर्विस टू द सोसाइटी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, which we understood right now,
ट्रांसपोर्टेशन इज देयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा, ये सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। एक शुगर केन ने आपकी जिंदगी कितनी आसान बना दी है ना, ये समझने के लिए एटलीस्ट। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है इकोनॉमिक्स के। इसको समझा तो आपने इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर को समझ लिया। और अब जो आगे हम बात करते हैं वो इन्हीं सीरीज चीजों से रिलेटेड करते हैं, लेकिन अब इससे समझना है कि अब आप अपने विचारधारा ले सकते हो या आप समझ सकते हो 1 मिनट के लिए कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट थिंक अबाउट इट, विच सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और विच सेक्टर, आई विल से विच सेक्टर, कौन सा सेक्टर ऐसा होगा जो होगा अगर हुआ नहीं। क्वेश्चन इज अगर ऐसा कौन सा सेक्टर है, अगर नहीं हुआ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप ये सोचिए, तब तक के लिए मैं 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। आई डोंट नो क्या आपके आंसर्स होंगे, बट द थिंग इज ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पे ना बहुत ज्यादा डिपेंड हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकती कि एक सेक्टर की भी हमें जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है देश के अपने स्किल्स के अनुसार कोई एक सेक्टर में अच्छा है और कोई एक सेक्टर में अच्छा नहीं है, लेकिन जो जिस चीज में अच्छा है उससे उसने बहुत कुछ कमा लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप मुझ पे डिपेंड हैं कुछ हद तक, या मैं आप पे डिपेंड हूँ कुछ हद तक, उसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों सेक्टर्स को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अगर शुगर केन बन गया प्राइमरी में, लेकिन उसको चीनी बनाने का प्रोसेस हमें आता नहीं है, तो वो तो ऐसे डंप करके रह जाएगा, या डंप नहीं तो एटलीस्ट हमें दूसरी कंट्री के पास जाना पड़ेगा, दूसरे इंसान के पास, दूसरे फैक्ट्री, दूसरे इंडस्ट्री के पास जाना पड़ेगा उसको फिनिश्ड गुड बनाने में। अगर वो भी नहीं है, मतलब ये दोनों है लेकिन उसको लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हमें सर्विस यानी कि टर्शरी की जरूरत पड़ेगी। तो इट मींस इट, we can easily say, we can easily understand that all of the three sectors are very much dependent on each other। और यही सेक्टर्स की जो हम कहेंगे फाइनल जो प्रोडक्शन होती है वो हमारी जीडीपी को, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जो आपकी क्लास 11th में और एलोबरेट वे में पढ़ाया जाएगा अगर आपने कॉमर्स पढ़ा तो, या अगर आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट को ऑप्ट किया तो, उनको बताता है। जीडीपी होता है, आप मान लीजिए देश कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, देश इकोनॉमिकली हाउ बिग इट इज, हमारा देश। अब जीडीपी की एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इन सारी चीजों को आप स्किप मत करिए। इट डील्स विद योर बेसिक्स। अगर हम बेसिक्स को छोड़ के आगे चलेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू कवर द बेसिक एट लीस्ट। जीडीपी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स यानी कि जो हम सामान कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में हो, या सर्विसेज हम टर्शरी से प्रोवाइड कर रहे हैं, ईच सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव द, और यही तीनों प्रोडक्शन का जो सम होता है, यानी कि कैलकुलेशन बिठा के जो पूरा कंक्लूड होके आता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं इन शॉर्ट, क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, क्या बताता है? हाउ बिग द इकोनॉमिक ऑफ ए कंट्री इज। हिंदुस्तान की हो या किसी और देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा है, कितनी अच्छी है। आई होप इतना समझ में आया। समझ में आ गया तो लेट मी नो इन द चैटिंग सेशन। डू आई हैव टू रिपीट? जीडीपी वो चीज होती है जो बताता है हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था कितनी अच्छी है या कितनी कमजोर है। जिस देश की जीडीपी जितनी अच्छी वो उतना अच्छा, और जिस देश की जीडीपी जितनी गंदी वो उतना इकोनॉमिकली वीक। तो अब जीडीपी हमारे देश में ना, कंपैरिजन अगर करें, हर देश अपना अपना कंपैरिजन करता है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है, तो हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम पाकिस्तान के गुण तो गाएंगे नहीं। हमारे हिंदुस्तान ने कितने कितने गुण हैं या कितने अवगुण हैं, वो सारी चीजें हम इनके कंपैरिजन के द्वारा पढ़ सकते हैं, इन तीनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि किसने कितना प्रोग्रेस किया है, किसने कितना हम
हमारा फॉल डाउन हो चुका है, हम कितने गिर चुके हैं। तो अब हम इस डायग्राम के इस फिगर के द्वारा नहीं, हम इस फिगर से समझते हैं। पहले जूम आउट कर लेता हूँ। बोलते हैं कि अगर हम 1973 में देखें, ये प्राइमरी सेक्टर से डिनोट है, ग्रीन वाला, येलो वाला सेकेंडरी से, और सेमी ब्लू टर्शरी से। और ये बताया जा रहा है 1973 में अगर आप देखें, जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेनली जो है, हम उसमें सबसे ज्यादा जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी जीडीपी में हमारा परसेंटेज उतना था। एज हमारे देश की जितनी भी जीडीपी थी उस टाइम पे, वो उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका था? एग्रीकल्चर का। दैट वाज अराउंड यू कैन से 40 से ऊपर, 40% से ऊपर, 50% से कम। और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का था, उसके बाद टर्शरी सेक्टर का था, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का था। सेकेंडरी सेक्टर का कम था, टर्शरी सेक्टर का भी सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा था, लेकिन प्राइमरी सेक्टर से कम था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, कुछ ही सालों में ये ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो गया कि प्राइमरी सेक्टर का जो परसेंटेज था जीडीपी में, शेयर था जीडीपी में, वो गिर के बहुत कम हो गया। ऑलमोस्ट यू कैन से मोर अराउंड 25%। और टर्शरी का बहुत एनहांस हो गया। तो वो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, मोर देन 50% इज अ वेरी बिग डील, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो वो भी चीजें बढ़ेंगे, डोंट वरी, वो सारी चीजें क्लैरिफाई की जाएगी। लेकिन इतना चीज क्लैरिफाई हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन इस चीज में हमने एक चीज नोट डाउन करनी है। बेशक शेयर ऑफ सेक्टर जीडीपी में एग्रीकल्चर का कम हुआ, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट थी सेक्टर्स की, वो गिर गई। मतलब वो एग्रीकल्चर में आई मीन टू से जो जीडीपी थी वो कम हो गई, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट थी वो फिर भी ज्यादा थी। उस चीज को भी हम समझेंगे। आप पहले इस ग्राफ को थोड़ा सा एक बार समझ लो 10 सेकेंड्स के लिए। ओके, आई होप इतना जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्या बात कर रहे थे हम, कि जो शेयर ऑफ सेक्टर था जीडीपी का 1973 में इट वाज अराउंड 45%। बट जब हम 2003 के साथ इसका कंपैरिजन करें, शेयर ऑफ सेक्टर ऑफ प्राइमरी सेक्टर जो जीडीपी में था वो कम हो गया। और टर्शरी सेक्टर का इट वाज मोर देन 50%। कुछ हुआ ना, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे उससे पहले क्लैरिफाई करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यानी कि उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, वो कम नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिला, लेकिन 1973 के कंपैरिजन के हिसाब से हमारा जो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट था, वो इट वाज मोर देन 70%, यानी कि सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर से डील करते थे। लेकिन इसका उल्टा हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो था जीडीपी में परसेंटेज, अगर एग्रीकल्चर का कम हो, टर्शरी में बढ़ा, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि टर्शरी में लोग ज्यादा काम करेंगे, बट ऐसा नहीं है। अभी भी सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं हिंदुस्तान में, अभी भी यही चीज है। तो ऐसा क्या है कि एग्रीकल्चर की जो परसेंटेज है, या हम कहेंगे शेयर है जीडीपी में, वो कम है, और टर्शरी की ज्यादा है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट की बात से करें, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोग ज्यादा काम करते हैं, टर्शरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के कंपैरिजन से कम करते हैं। उन सारी चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उन सारी चीजों को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, हम कुछ और चीज समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इतना समझ में आया है बच्चों आपको? ठीक है, इतना समझ में आया तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये सारी चीजें हम इसकी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, इस चीज को जो हमने पढ़ा उसको पॉज पे रख लीजिए, वो आप पे थोड़ा सा रहना चाहिए, एक काइंड ऑफ सस्पेंस, कि क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो रहा है टर्शरी सेक्टर में। जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप नहीं था, इफ यू विल सी, इफ यू विल एग्जामिन, हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप नहीं पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, यानी जिनको कहते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
देखो आपने पढ़े होंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, एक सेक्टर हमें देखने को मिलता है पब्लिक सेक्टर, एक सेक्टर देखने को मिलता है हमें प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम कहते हैं देशी भाषा में कि एक गवर्नमेंट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर है, वो चीजें हम क्लैरिफाई करते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर वो होता है जो एसेट यानी कि जो सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट का मेन एजेंडा ये नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट कमाए उससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या प्रोवाइड करे? सर्विस प्रोवाइड करे। जैसे आप एजुकेशन प्रोवाइड करे, वो चीपेस्ट सस्ते दामों में होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स कहते हैं, या कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करे जैसे ट्रेन, पोस्ट ऑफिस, ये सब पब्लिक सेक्टर में आता है। और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जिसको प्राइवेट एंटिटी यानी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल संभालता है। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विस, लेकिन दे आर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग द, यू कैन से दे आर मोर इनटू द अर्निंग। और इसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे टाटा आपकी एग्जांपल दी गई है यहाँ, इसमें बहुत सारी और भी हो सकती है, बजाज है। तो ये सारी चीजें क्या है? प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट सेक्टर्स है। प्राइवेट सेक्टर्स का हिंदुस्तान में एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर्स का क्वालिटी थोड़ा सा हमें अच्छा इंप्रूव देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट एक वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसा अगर हम पीछे कंपैरिजन को आज के मॉडर्न टाइम के साथ कंपेयर करें, विल से दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, एंड बेस्ट एग्जांपल इज हमारी इंडियन पोस्टल सर्विस, हमारी बेस्ट एग्जांपल है ट्रेन, रेलवेज। और ये दो ऐसे सेक्टर में नाम ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है। उसी तरीके से प्राइवेट ऐसे बुरा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत वैल्यूएबल है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। मे बी दे आर मोर इनटू अर्निंग और गेनिंग द प्रॉफिट। लेकिन टाटा तो हिंदुस्तान का माना जाता है, और टाटा ने इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी है, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दैट। टाटा ऐसे कुछ सेक्टर्स को लेके रखी हुई है गवर्नमेंट की, जो खुद संभालती है, जैसे हमारे पोस्ट पासपोर्ट सर्विसेज, तो दे आर इनटू विद देम, उनके साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है। तो ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हमें कुछ चीजें हमें क्लैरिफाई देखने को मिलती है। जैसा मैंने बोला था पीछे, अभी हम इसके आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी हम पॉज पे लगेंगे। मैंने पीछे एक क्वेश्चन रखा था कि ऐसा क्या चीज है कि ऐसा क्या चीज है कि एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर में अभी भी ज्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर हमें जीडीपी जो है वो इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, बट टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड कर पा रहा है। इसका आंसर आप सबको पता है, लेकिन शायद आप अभी उसको कंक्लूड नहीं कर पाते हैं। देखिए, हम आजकल का मॉडर्न जमाना है, दे आर मोर इनटू द गेटिंग द सर्विस। हमें सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, हमें फिजिकली काम करने की जरूरत नहीं है। हमारा ऐसा ही आजकल रूटीन रह चुका है। और टर्शरी सेक्टर हमेशा सर्विस प्रोवाइड करता है। टर्शरी सेक्टर हमें सहूलियत प्रोवाइड करता है। जैसे अभी टर्शरी सेक्टर के ही एक बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। They are providing us services like banking services, their insurance is there, and the same way internet is, you can also categorize it in the tertiary sector, internet is there. अब ये सर्विस अगर हमें प्रोवाइड ना हो तो हम टर्शरी सेक्टर पे सवाल उठाएंगे। और टर्शरी सेक्टर इसलिए इम्प्रूव हुआ है क्योंकि लोग दे आर मोर इनटू गेटिंग द सर्विसेज। ये आपकी सब सारी चीजें बुक पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हो वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। Now you can directly see the changing importance of the sectors over the 40 years. बोलते 40 सालों में बहुत बड़ा चेंज आया। क्यों आया? Why didn't similar shift out of primary sector happen in case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. बोल देंगे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड नहीं हुई। इवन थ्रू, यहाँ सारी चीजें क्लैरिफाई हुई, इवन थ्रू इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 times during the period. Employment in the industry went up by around 3 times. The same applies to the tertiary sector as well. While production in the service sector rose up by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GDP. यही बात पढ़ रहे हैं ना हम कि बोलते हैं मोस्ट हमारा जो पॉपुलेशन है, कितने सारे जो है प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, मेनली एग्रीकल्चर में, लेकिन जीडीपी में सिर्फ 1/6 प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन टर्शरी यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करें, क्या लिखा है? इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन अबाउट हाफ ऑफ द पीपल। वो ज्यादा जीडीपी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन काम लोगों को वहां ज्यादा लोग एम्प्लॉय नहीं है। इसका मतलब क्या? डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर नॉट प्रोड्यूसिंग? क्या ये वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं?
व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है इट इज देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। बोलते हैं कि वहां पे एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग लगे हुए हैं काम करने, जहां 5 की रिक्वायरमेंट है वहां 10 लगे हुए हैं, जहां 10 की रिक्वायरमेंट है वहां 10-20 लगे हुए हैं। उससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो आपने शायद क्लास 9th में भी पढ़ाया होगा। So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in the agriculture sector are underemployed. बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर एक जमीन है जहां ये एक छोटी सी जमीन का प्लॉट है जहां सिर्फ 5 बंदों की रिक्वायरमेंट रहे से काम चल जाएगा, लेकिन वहां लगे कौन है, कितने लोग लगे हुए हैं, 10 लोग। कितने लगे हुए हैं, 10 लोग। और ये 10 लोग को क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि ये सब फैमिली मेंबर्स हैं। मैं शॉर्ट में लिख दूं तो फैमिली मेंबर्स हैं, और ये सब लोग काम करने लगे हुए हैं। अब ये सारी चीजें क्यों होती है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। वो भी अगर इस चैप्टर में हमें क्लैरिफाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, वेरी गुड, एक बच्चा बोल रहा है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड बच्चे, क्लास 9th का टॉपिक अगर आप इफ यू आर स्टिल रिमेम्बरिंग इट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एक्सक्यूज मी। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयड है, ये या तो कुछ चीजें होंगी जो हमें इस चीज से क्लैरिफाई होंगी, वो सारी चीजें क्लैरिफाई करेंगे हम, लेकिन वो हम कल करेंगे। अभी तक आप इस पे इतना ही पढ़े, इतना ही समझे। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन लेट मी नो, ओके।